हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्लास 11 से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था लिविंग वर्ड से, और अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी दो बातें ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी की वह शाखा जो गुणसूत्रों की संरचना, संख्या व व्यवहार पर आधारित है कहलाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है फेनेटिक्स, तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी और चौथा है साइटोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आंसर देने से पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा है फेनेटिक्स, तो ये इसी के अंदर आता है। और तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी, जो कि रासायनिक पदार्थों पर बेस्ड होती है, इसे हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। और बचता है चौथा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब जब भी आ जाता है इसका मतलब है सेल, और सेल के ऊपर, सेल मतलब सेल के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संरचना, यहाँ पर इनकी संख्या व व्यवहार पर ये आधारित है। तो इस प्रकार के टैक्सोनॉमी को हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा को व्हिटेकर के वर्गीकरण में किस जगत में रखा गया है? ठीक है, तो व्हिटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण है और उन्होंने क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा को किस जगत में रखा है? तो यहाँ पे प्लांटी, तो प्लांटी अपना एक सेपरेट जगत है। आपको 5 जगत सिद्धांत तो पता ही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले आता है मोनेरा, मोनेरा के बाद में आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आपको ये भी पता है कि इसके बाद में आता है फंजाई, फिर इसके बाद में आता है प्लांटी, प्लांटी के बाद में आता है एनीमिलिया, राइट। तो एनीमिलिया, अब यहाँ पे प्लांटी अपने आप में सेपरेट जगत है, एनीमिलिया अपने आप में सेपरेट जगत है, और क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे के सारे, चारों के चारों एक कोशिकीय हैं और ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहाँ पर ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। क्योंकि एनिमल्स आते हैं एनीमिलिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे प्लांटी के अंदर प्लांट्स आएंगे, फंजाई के अंदर सारे फंजाई आएंगे, कवक, और प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोट्स। ये एक कोशिकीय यूकेरियोट पादप जैसे भी होते हैं, कवक जैसे भी होते हैं और जंतु जैसे भी होते हैं। तो इसीलिए प्रोटिस्टा के लिए ये भी कहा गया है कि इसकी सीमाएं, क्लासिफिकेशन के लिए इसकी सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे मोनेरा जगत में नहीं रखा जा सकता? मोनेरा जगत में नहीं रखा जा सकता। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में क्या आते हैं? मोनेरा में अधिकतर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक। और हम ये भी कह सकते हैं कि मोनेरा में आते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट जितने भी हैं वो सारे के सारे आते हैं मोनेरा में। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ठीक है, ये इसके अंदर आती है प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा बीजाणु, ये सारे के सारे ये भी आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोटिक हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक है, ठीक। अब बचता है आपके प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोआ है इसे मोनेरा में नहीं रखेंगे, प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। और इसे भी याद रखने के लिए मैंने बताया है, मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको ये नहीं याद रहता है, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोटिस्टा को, कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है। देखो प्रोटिस्टा के अंदर आएगा प्रोटोजोआ, ये तो आपको पता है ही सही, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोफाइटा,
प्रोटोफाइटा, ये मैं आपको मेन बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रोटोजोआ, प्रोटोफाइटा, स्लाइम मोल्स आते हैं, स्लाइम मोल्स, ठीक, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जो मेन बता रही हूँ जो आपको याद आसानी से आप रख सको। तो प्रोटोजोआ, जिसके पीछे जोआ लग रहा है, जोआ मतलब एनिमल लाइक, एनिमल लाइक, ये जंतु के समान है लेकिन जंतु जैसे नहीं है, ये जंतु के समान है लेकिन जंतु जैसे नहीं है। तो इनको उठा के कहाँ रख दिया है? प्रोटिस्टा में रख दिया है। उसी तरह से क्या है ये? प्रोटोफाइटा, फाइटा मतलब पादप, तो पादपों के जैसे हैं लेकिन बिल्कुल पादप के जैसे नहीं है, तो इनको उठा के कहाँ रख दिया है? प्रोटिस्टा में रख दिया है। फिर उसके बाद में आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, तो ये कवक जैसे होते हैं, ठीक है, कवक जैसे, चिपचिपे होते हैं कवक जैसे, तो इनको स्लाइम मोल्ड्स को उठा के कहाँ रख दिया है? प्रोटिस्टा में रख दिया है। तो जो ना तो बिल्कुल पादप जैसे हैं ना बिल्कुल जंतु जैसे हैं, लेकिन कुछ लक्षण उनके पास में जंतुओं जैसे हैं और कुछ लक्षण जैसे पादप जैसे हैं, कवक जैसे हैं, लेकिन उनको हम अच्छे तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि यही पादप है, यही जंतु है, उनमें कंफ्यूजन है, तो उसे हम कहाँ उठा के रख देंगे? प्रोटिस्टा में रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण तंत्र में कितने जगत यूकेरियोट से संबंधित हैं? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है। 5 जगत का वर्गीकरण दोबारा लिख लो, इसमें मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। मोनेरा ये प्रोकैरियोट है, मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकेरियोट हैं। बाकी सब क्या है? यूकेरियोट, बाकी सब क्या है? यूकेरियोटिक। तो यहाँ पर चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे यहाँ फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमिलिया हो, ये 4 जगत किस में रखे गए हैं? यूकेरियोट में रखे गए हैं। अब इसने पूछा है कि 5 जगत में से कितने जगत यूकेरियोट से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 4। नेक्स्ट, व्हिटेकर के वर्गीकरण तंत्र में रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी किस जगत में देखा गया है? देखो कितना लंबा नाम है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। क्या पूछा इसने? रसायन संश्लेषी व स्वयंपोषी, ठीक है, यह रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करता है। आपको तो याद आ ही रहा होगा, इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसी टाइप का है। तो ये किस में रखे गए हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटिस्टा और प्लांटी में, तो हम प्लांटी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रोटिस्टा और मोनेरा में, तो यहाँ पे प्रोटिस्टा आ जाता है। प्रोटिस्टा के मेंबर में ऐसा कोई रसायन संश्लेषी नहीं है। फिर उसके बाद में आता है मोनेरा, तो यहाँ पे आंसर मोनेरा ही होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांटी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब यह इसका आंसर आ जाता है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनेटिक्स शब्द का प्रयोग होता है अल्फा टैक्सोनॉमी में, बीटा टैक्सोनॉमी में, ओमेगा टैक्सोनॉमी में और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। तो हमें ये सिर्फ याद रखना है कि फिनेटिक्स को हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, तो ये आता है आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति में निम्न में से किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जब व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, RH व्हिटेकर ने, तो RH व्हिटेकर ने अपने 5 जगत सिद्धांत में ना तो वायरस को जगह दी है, ना विरियोइड को दी है, ना लाइकेन को दी है। तो यहाँ पे आंसर आता है आपके उपरोक्त सभी, वायरस, विरियोइड, लाइकेन, इन तीनों को ही 5 जगत सिद्धांत में जगह नहीं मिली है। नेक्स्ट, अब इनको मैच करना है। ये यहाँ पर स्तंभ 1 है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। हेलोफाइल्स, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है लवणीय। मेथेनोजन्स, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, दलदली क्षेत्र में मिथेनोजन्स जो होते हैं बैक्टीरिया, वो मिथेन उत्पन्न करते हैं, बायोगैस भी उसी से प्रोड्यूस होती है। फिर थर्मोएसिडोफिल, जो कि गर्म यहाँ पे उबलते हुए पानी से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा सी में सेकंड। तो सी में सेकंड इसमें आ रहा है, सी में सेकंड इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे ए में फर्स्ट, तो ये ए में फर्स्ट आया, तो हमारा आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत के लिए कितने कथन सत्य है? प्रोटिस्टा जगत के लिए कितने कथन सत्य है? ये एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। सुकेंद्रकीय सही है। सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः स्थलीय है। यह अलैंगिक व लैंगिक प्रजनन दोनों करते हैं। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर जो
कितने कथन सत्य ये बताना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, और ये लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन करते हैं बिल्कुल सत्य है। अब इनके लिए ये कहना कि ये मेनली स्थल पर ही पाए जाते हैं तो ये गलत है। यह पानी में भी पाए जाते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, यूबिक्विटस प्रकार के होते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के मेंबर अधिकतर आपको सभी जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। 3 है जो कि यहाँ पर सही है। कितने कथन असत्य हैं? डायनोफ्लैजिलेट समुद्र के उत्पादक हैं। डायनोफ्लैजिलेट समुद्र के प्रमुख उत्पादक है, बल्कि डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, डाई एटम्स हैं। डाई एटम यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई एटम। डाई एटम समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये असत्य है। डाई एटम की कोशिका भित्ति विघटनीय होती है। युग्लिना स्वच्छ व रुके जल में पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, अवपंक कवक में प्लाज्मोडियम का निर्माण विपरीत नहीं, अनुकूल परिस्थिति में होता है। अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। राइट, तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। डाई एटम की कोशिका भित्ति विघटनीय प्रकार की होती है। ठीक, तो आप देखो कितने स्टेटमेंट गलत है। एक तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये नीचे वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड। 3 स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट, नॉस्टॉक में प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नॉस्टॉक जो कि आपके मोनेरा में आता है, नॉस्टॉक, तो ये किसके अंदर इसमें कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं? क्लोरोफिल ए तो होता ही है, फाइकोसाइनिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड फाइकोरिथ्रिन। तो बेसिकली यहाँ पर ये शैवाल की भांति होते हैं। तो यहाँ पे फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ये तो इनके पास में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तो होता ही है, लेकिन इनके पास में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल नॉस्टॉक के पास में नहीं होता है। जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु संरचना में जटिल व व्यवहार में सरल। संरचना में सरल, व्यवहार में जटिल। संरचना एवं व्यवहार दोनों में जटिल हैं, संरचना व व्यवहार दोनों में सरल हैं। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल टाइप का है, लेकिन बैक्टीरिया का बिहेवियर देखो तो बैक्टीरिया का बिहेवियर, बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया से कितने अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, और बैक्टीरिया में आपको ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी संरचना तो सरल है, लेकिन व्यवहार इसका जटिल है। तो आंसर आएगा आपके सेकेंड। डायनोफ्लैजिलेट के लिए कौन असत्य है? डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। यह समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि यह समुद्र में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पहली लाइन ही लिखी हुई इसके बारे में, तो ये सही है। इनकी कोशिकाओं में उपस्थित मुख्य वर्णक के आधार पर, ये बिल्कुल सही है कि इनमें मुख्य वर्णक के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के प्रतीत होते हैं, तो ये भी सही है। ये लाल सागर के लिए, लाल रंग के लिए उत्तरदायी हैं, और यह विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं जो कि बड़ी संख्या में समुद्री जीवों के लिए मृत्युकारक होते हैं। जब आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके डायनोफ्लैजिलेट में एक मेंबर आता है गॉनोलिक्स। तो गॉनोलिक्स के बारे में हम जानते हैं कि वो रेड टाइड करता है, जिसको हम कहते हैं लाल ज्वर। ठीक है ना, रेड टाइड की वजह से भी ये लाल दिखाई देता है समुद्र। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसने बोला है कि लाल सागर का लाल रंग, इसने पूछा है लाल सागर का लाल रंग। ठीक है, तो लाल सागर का जो लाल रंग है यह ट्राइकोडेस्मियम नामक जो लाल शैवाल है उसकी वजह से होती है। और ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेड सी जो होता है, रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम, जो कि एक प्रकार की रेड एल्गी, उसकी वजह से होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ये हमें इसका आंसर होगा। इसका आंसर सेकंड है, नहीं थर्ड है। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। ये हमें ध्यान रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में गॉनोलिक्स जो कि रेड टाइड के लिए जो है उत्तरदायी है, लेकिन रेड कलर के लिए नहीं है। ओके, जीवाणु आवरण में सम्मिलित है। जीवाणु आवृत में सम्मिलित है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है ग्लाइकोकैलिक्स न्यूक्लियोसाइड, और चौथा है ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति, वो कोशिका झिल्ली।
देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम बैक्टीरिया के आवरण की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण यहाँ पे बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। अगर चिपचिपा है तो स्लाइम लेयर है, और अगर ठोस है, कठोर है, तो उसे हम कैप्सूल कह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर दूसरी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। फिर इसके बाद में आती है कोशिका झिल्ली। इस पृथ्वी पर कोई सी भी कोशिका हो, सभी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर कौन सा आएगा वो भी आपको समझ में आ गया। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीवाणुओं में पर्णहरित ए पाया जाता है? कौन से बैक्टीरिया में यहाँ पे ये पर्णहरित ए पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ओके। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज। देखो इनसे कोई लेना देना हमको नहीं है, इसमें पूछा है क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें बीजीए भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के पास में। नेक्स्ट, हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। सभी को पता है हेटेरोसिस्ट किसके पास में पाई जाती है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर एक इस तरह से हेटेरोसिस्ट फॉर्म हो जाती है इस नॉस्टॉक के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। ये नॉस्टॉक में होता है हेटेरोसिस्ट, उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी होता है। नेक्स्ट है, संचित भोजन पदार्थ से संबंधित असत्य बताइए। यूग्लिनोइड में पैरामाइलोन होता है, डायनोफ्लेजिलेट में स्टार्च एंड ऑयल होता है, तो ये तो दिया हुआ है आपके। नेक्स्ट सेकंड है, डायडम्स में ल्यूकोसीन होता है, फंजाई में पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है। तो फंजाई के लिए ये स्टेटमेंट गलत है, फंजाई का स्टोर फूड ये नहीं होता है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में क्या असत्य है? माइकोप्लाज्मा के पास में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ये सही है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये भी सबसे पता है हमको कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। ये किस में आता है? मोनेरा में आता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, रह सकते हैं। ये केवल पादपों के लिए रोग कारक होते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि ये पादपों के लिए सिर्फ रोगकारी ही है और कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये पादपों में सिर्फ रोग ही उत्पन्न करते हैं। हाँ, हमने ऐसा देखा है कि कुछ पादपों में माइकोप्लाज्मा रोगजनक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पादपों में ये रोगकारी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, वह जीवाणु जिसमें हरे पादपों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। पहला है रोडोस्पाइरिलम, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है एनाबिना और चौथा है बोथ ए और बी। रोडोस्पाइरिलम और नॉस्टॉक और एनाबिना, तो ये दोनों के बारे में आप जानते हैं। नॉस्टॉक और एनाबिना ये दोनों ही, इन दोनों के पास में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये मोनेरा के मेंबर हैं। निम्न में से कौन अत्यधिक कठिन आवासों में रहता है? पहला है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है आद्य जीवाणु और चौथा है आवृतबीजी। कठिन आवास की बात की गई है। कठिन आवास की सबसे पहले कवक की बात करते हैं। तो कवक तो सभी जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी है ये। तो यहाँ पर हम कठिन आवास की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे पाया जाएगा। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी कठिन आवासों पे पाए जाते हैं, लेकिन कौन से बैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आर्कीबैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं, या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। तो इन्हें हम कहते हैं आद्य जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत इनको साथ नहीं लाए।
प्रोटिस्टा में कौन से लोगों को साथ नहीं रखा गया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास और अमीबा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा ये दोनों ही प्रोटिस्टा में रखे गए हैं क्या? फिर उसके बाद में सेकंड है क्लोरेला और पैरामीशियम। थर्ड यहाँ पे दिया है क्लोरेला और अमीबा, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है नोस्टोक और क्लोरेला। देखो सबसे पहले अगर मैं नोस्टोक की बात करूँ तो ये मोनेरा का मेंबर है, ये मेंबर है मोनेरा का। और क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला यहाँ पर एक जो है एल्गी है और इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में। ठीक है, एल्गी लाइक है ये। बहुकोशिकीय ढीले ऊतक संगठन व विविध पोषी पोषक किस जगत का लक्षण है? प्लांटिका है, इसने बोला है ढीले ऊतक संगठन और विविध पोषी मतलब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? तो ये फंजाई में पाया जाता है। फंजाई में विविध प्रकार का न्यूट्रिशन देखा जाता है फंजाई के अंदर, तो इसमें ये आपके ये ध्यान रखना है आपको कि ये हेटेरोट्रोफिक है। कार्ल वुश का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया है। कार्ल वुश के वर्गीकरण के अनुसार ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु तथा माइकोराइजा कौन से डोमेन में रखे गए हैं? ठीक है, कार्ल वुश का क्लासिफिकेशन आप जानते ही हैं, यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम उन्होंने दिया था और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और माइकोप्लाज्मा इनको रखा था बैक्टीरिया के अंदर, तो ये आते हैं बैक्टीरिया के अंदर। प्रकृति में अधिकांश जीवाणु होते हैं, प्रकृति में सबसे ज्यादा जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं या रसायन संश्लेषी प्रकार के होते हैं या परजीवी होते हैं या फिर विषमपोषी होते हैं? तो देखिए जब हम शुरुआत करें, अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो इवोल्यूशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले जो कोशिका आई तो वो कोशिका दूसरे के ऊपर निर्भर थी। ठीक है ना, चीज़ें सबसे पहले मैनुअल होती है फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक होती है। ऐसा नहीं है, जैसे हमारी बात भी ले लें तो हम जब पैदा हुए तो हम भी किसी और के ऊपर निर्भर थे, अब जाके हम स्वावलंबी हुए हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, लेकिन शुरुआत में हर चीज़ डिपेंडेंट होती है। उसी प्रकार से सबसे पहले जो कोशिका बनी वह न तो रसायन स्वयं पोषी थी न प्रकाश स्वयं पोषी थी, सबसे पहले कोशिका किसी और के ऊपर निर्भर थी। तो जब बैक्टीरिया सबसे पहले आए तो वो कैसे थे? वो विषम पोषी प्रकार के थे। तो इसलिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा अधिकांश जीवाणु, क्योंकि जीवाणु कोशिका सबसे पहले आई है, ठीक है, इवोल्यूशन में सबसे पहले आने वाली कोशिका है जीवाणु कोशिका, तो ये कैसे होते हैं? अधिकतर विषम पोषी प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इनकी जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चलती है तो ये विषम पोषी से स्वयं पोषी हुए। स्वयं पोषी में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये अचानक से प्रकाश स्वयं पोषी हो गए। पहले इन्होंने रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण किया, फिर उसके बाद में प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण किया। तो सबसे पहले ये क्या थे? विषम पोषी थे। अब हम आगे चलेंगे, लाल ज्वर का कारण क्या है? अभी अभी हमने देखा था रेड टाइड, और रेड टाइड किसकी वजह से होता है? गॉनोलिक्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे सेकंड देखते से आप आंसर लगा दोगे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा को विटेकर के वर्गीकरण में किस जगत में रखा गया है? तो देखिए ये सभी के सभी रखे गए हैं प्रोटिस्टा में, ये सभी के सभी रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। किस वर्ष विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में विटेकर ने 5 जगत क्लासिफिकेशन दिया है। और अभी तक ये देखा गया है हर साल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं हैं, किस आधार पर ये 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1950, दूसरा है 1959, तीसरा है 1969, चौथा है 1979। तो ये आपको याद कर लेना है। 69 में इन्होंने विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। महासागरों के प्रमुख उत्पादक हैं, अभी हम पहले देखा है मैंने बताया था आपको किस महासागरों के प्रमुख उत्पादक कौन हैं। पहला है यूग्लिनोइड, दूसरा है डायटम्स, तीसरा है डायनोफ्लेजिलेट्स और चौथा है लाल शैवाल। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा? डायटम। नेक्स्ट है वे जीवाणु की अमोनिया को नाइट्राइट
NO2- में परिवर्तित करते हैं। पहला है मिथेनोजन, दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर और चौथा है राइजोबियम। तो यहाँ पे NH3 को NO2- में बदलने का काम करता है नाइट्रोसोमोनास। अब आपको याद कैसे रखना है? याद आपको ऐसे रखना है नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोबैक्टर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे बैक्टर आ रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये NO2 में नहीं बदलता, इसका तो है ही नहीं और इसका भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपके, ये आपको ध्यान ही रखना है। ये क्वेश्चंस रिलेट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से, ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपके 12th क्लास में जो आपके दिया हुआ है इकोलॉजी वाले पार्ट से। तो इन ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और हाँ, ये मान के चलो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या क्या उनका कार्य कर रहा है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से याद करनी है। निम्न में से किसे मोनेरा जगत में नहीं रखा जा सकता? मोनेरा में किसको नहीं रखा जा सकता? ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। एस्कोमाइसिटीज ये कवक का मेंबर है। माइकोप्लाज्मा ये भी मोनेरा का मेंबर है। बैक्टीरिया ये भी मोनेरा का मेंबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सेकंड, एस्कोमाइसिटीज ये कवक का मेंबर है। डाई एटमी मृदा का उपयोग नहीं है। जो डाई एटम्स होते हैं, तो डाई एटम्स जब मर जाते हैं तो समुद्र के तल में जम जाते हैं और उसमें सिलिका जम जाती है, उसे हम कहते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ। तो उस डाई एटोमिशियस अर्थ में जो डाई एटम का क्या उपयोग करते हैं? पॉलिशिंग में करते ही हैं। तेल को फिल्टर जब करना होता है तब भी उसका उपयोग करते हैं। बायोगैस के उत्पादन में और ध्वनि रोधक कक्षों में, जो यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी जो क्लासेस बनती हैं तो उसमें साउंड प्रूफ इसके अलावा थिएटर में तो साउंड प्रूफ की तरह इसको उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है? बायोगैस के उत्पादन में। बायोगैस के उत्पादन में इसका कोई रोल नहीं है। निम्न में से मीजोजोम का कार्य नहीं होता। देखिए मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होता है। मीजोजोम एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया का। मीजोजोम किसका? एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? श्वसन में तो भाग लेता ही है, कोशिका भित्ति निर्माण में भी ये भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण का इसका कार्य नहीं होता क्योंकि ये काम जो होता है राइबोसोम का होता है और हमेशा बैक्टीरिया की कोशिका में राइबोसोम होते हैं। 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जीवाणु कोशिका के पास में। तो उस 70S राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। तो यहाँ पे ये मीजोसोम का कार्य नहीं होता। इसको भी देख लो, डीएनए रेप्लिकेशन और उसका संतति कोशिकाओं में स्थानांतरण। तो देखो इसमें ये हेल्प करता है, मीजोसोम हेल्प करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में और उसके संतति कोशिकाओं में स्थानांतरण में, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण तंत्र में कितने जगत यूकेरियोट से संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए कौन सा यूकेरियोट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे एक जगत है और वो एक जगत कौन सा है? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इससे संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। और अब इसके बाद में ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिए। ये पार्ट 1 था और अब हम पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लें और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बैक टू बैक। अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, सेकंड पार्ट में भी आप इसके क्वेश्चंस को देख लेना। थैंक यू वेरी मच।